आगे बढ़ते हैं। यह है तो क्या है कि ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों एवं एक मिनट देखिए कि ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना एवं मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, यह सर सैयद अहमद खान का मुख्य उद्देश्य था। इस दिशा में इन्होंने 1875 में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ में, ठीक है, जो कालांतर में मतलब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित हो गया। याद रखें 1875 में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बाद में परिवर्तित हो गया 1920 में। सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। याद रखें यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ठीक है। इस क्या बोलते हैं, इस एसोसिएशन का मेन काम क्या था कि कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे साथ में, एक तो सर सैयद अहमद खान थे और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जिनको सितारे हिंद कहा जाता था। आगे है कि अलीगढ़ आंदोलन में उनके सहयोगी चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलवी शिबली नोमानी, ये सभी थे। सर सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलाक यानी कि सभ्यता और नैतिकता, तहजीब उल अखलाक जिसका अर्थ क्या होता है कि सभ्यता और नैतिकता। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना भी था। इनका मानना था कि हिंदू व मुसलमान दो आँखें हैं, ठीक है। इनका क्या मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो आँखें हैं। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना था। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के बाद देखते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, याद रखें अहमदिया आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसकी शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से कहाँ से हुई, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में एक स्थान था कादियान से इसका प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब का एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार दोनों खुद को बताया गुलाम अहमद ने, और ये कौन थे, तो अहमदिया आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। तो ये था। आगे है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बहावी आंदोलन, यह 1830 से लेकर के 1860 तक यह चला है। तो यह क्या था कि यह मूलतः पुनरुत्थानवादी धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। यह मूलतः पुनरुत्थानवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। याद रखें उत्तर पश्चिमी पूर्वी भारत और मध्य भारत में सक्रिय रहा। हज़रत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय
सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली थी। ठीक है, याद रखें, भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता किससे मिली? सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल बहाव व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। याद रखें, अब्दुल बहाव अरब के थे और दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे, और भारत में सर सैयद अहमद राय बरेलवी ने ही इसे फेमस बनाया, लोकप्रिय बनाया। चूँकि इसका उद्देश्य देश को दार उल सर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम में बदलना था, इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिख राज्य को समाप्त करने पर आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया। ठीक है, आगे है कि पटना में इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था वहाबी आंदोलन का। ठीक है, वहाबी आंदोलन अपने सांप्रदायिक छवि के कारण भी कभी कभी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका। ये भी था वहाबी आंदोलन की जो विशेषता थी कि सांप्रदायिक छवि वह जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सकी। आगे है देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद यानी कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। ठीक है, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे, मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना व विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का था। इसे याद रखें कि अलीगढ़ और देवबंद एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग थे। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। याद रखें, देवबंदी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के पूर्ण विरोधी थे। इसने अलीगढ़ आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था। इसने सर सैयद अहमद खान के इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया था। हालांकि यह एसोसिएशन आपको पता भी होगा कि कांग्रेस विरोधी भी था। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया। तो ये जो आंदोलन था देवबंदी आंदोलन, इसने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। और आप देख रहे हैं कि इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यह बनाई गई थी, इसके विरुद्ध उन्होंने फतवा जारी किया था। तो हम लोगों ने ये अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन से मुसलमानों में जो धार्मिक सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अब हम लोग दलित सुधार आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला नाम है सत्यशोधक समाज का। ठीक है, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले यानी कि ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाने तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमज़ोर वर्गों के लोगों के हितों को अनदेखी करने के लिए आलोचना की। इस समाज ने आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात किया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये था सत्यशोधक समाज। अब हम बढ़ते हैं, एक आंदोलन था आत्मसम्मान आंदोलन। तो यह आत्मसम्मान आंदोलन था वो दलितों के हित में चलाया जाने वाला। तो 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, नाम याद रखें कि पेरियार का मूल नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को कहा गया। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की जिसे सच्ची रामायण
कहा जाता है। तो सच्ची रामायण की रचना किसने की? तो पेरियार ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जो दलितों के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण इन्होंने किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण कब हुआ था? 1924 में, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। याद रखें, मराठी भाषा में 1920 में मूक नायक और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1930 में अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा। उनको लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक हुआ, तो इसे याद रखेंगे। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की, जिसे मान लिया गया तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक निर्णय दिया गया। इससे दुखी होकर गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। अंत में 1932 में पूना समझौता के साथ उपवास को समाप्त किया गया। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए 1927 में समाज समता संघ, याद रखेंगे, 1927 में समाज समता संघ स्थापित किया गया। मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो आप याद रखें, जो लोग बाबा साहब को केवल दलित के नेता के नज़र से देखते हैं, वो आप याद रखें कि इन्होंने केवल अछूतों और जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनके लिए ही काम नहीं किया, बल्कि देखिए समाज में समता के लिए, मजदूरों वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की इन्होंने। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, आपको पता भी होगा, और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं और वायकोम सत्याग्रह। ठीक है, वायकोम सत्याग्रह यह क्या था कि वायकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तथा मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया। यह एजवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। एजवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। 19वीं सदी के अंत तक केरल में श्री नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन, याद रखें, इसमें श्री नारायण गुरु काफ़ी फेमस थे। तो श्री नारायण गुरु, एन कुमारनम और टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई। श्री नारायण धर्म परिपालन योग संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर में निम्न वर्ग के प्रवेश का समर्थन किया। श्री नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यानी ओरु जाति, ओरु माथम, ओरु देवम, मानुष्यानु का नारा दिया। मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर सवर्णों के संगठन, नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज व केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। देख लीजिए यहाँ कि इन संगठनों ने समर्थन किया था। नंबूदरियो उच्च ब्राह्मण के संगठन योगक्षेम ने भी इस आंदोलन का समर्थन दिया। नंबूदरी जो उच्च ब्राह्मण थे, उनका संगठन था योगक्षेम सभा। तो याद रखें कि जो इनका जो संगठन था वायकोम सत्याग्रह, इसका समर्थन करने वाले में से ब्राह्मण संगठन भी कई थे, जैसे नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाज, केरल हिंदू सभा और नंबूदरियो जो उच्च ब्राह्मण हुआ करते थे, उनकी जो संगठन थी क्या थी, योगक्षेम सभा। इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब है रखमाबाई मुकदमा। इसे समझे, रखमाबाई मुकदमा क्या था। रखमाबाई राउत ब्रिटिश भारत की
शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थी। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिए जाने के पश्चात भी इन्होंने अपनी माँ के घर ही रहना जारी रखा। याद रखें, रखमाबाई राउत। इस कारण इनके जो पति थे दादाजी भीखा जी, ठीक है, दादाजी भीखा जी ने अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु रखमाबाई के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। ठीक है, तो क्या था, दादाजी भीखा जी बनाम रखमाबाई, यानी कि ये पति थे और ये पत्नी। मामले में पहला निर्णय रखमाबाई के पक्ष में रहा। ठीक है, हालांकि बाद में इस मामले पर अनेक बार पुनर्विचार किया गया और अंतिम निर्णय दादाजी भीखा जी के पक्ष में, यानी पति के पक्ष में आया। इसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा न्यायालय का निर्णय पलटते हुए रखमाबाई व दादाजी भीखा जी का विवाह समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बनने के बाद रखमाबाई मुकदमे की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखें, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, चूँकि यही आधार था जिसके कारण इनका विवाह जो है समाप्त किया गया। वो चूँकि एज इनका जिस समय विवाह हुआ था उनका एज मात्र 11 वर्ष था, इसीलिए।